का साथियों, इस द लीगल शिक्षा वैली यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। मेंटेनेंस क्या होते हैं और मेंटेनेंस किस लिए ज़रूरत पड़ते हैं और ये कौन क्लाइम कर सकते हैं और ये मेंटेनेंस किस लिए होते हैं और किसके लिए होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट होले वंशा, और बिना देरी करते हुए हम मुद्दे पे डायरेक्ट चलते हैं साथियों। तो मेंटेनेंस क्लाइम करने के लिए, यानी कि गुजरा भत्ता भी कहते हैं हिंदी से, जो मेंटेनेंस को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ हमें करने होते हैं। तो मेंटेनेंस क्लाइम करने के लिए हमें जो है सेक्शन 144 बीएनएसएस के अंदर जो है आपको कोर्ट में, यानी कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको ये पिटीशन दायर करना होता है जैसा। और इसमें भी एक प्रावधान है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी आप कर सकते हैं, और इसमें आपको पत्नी को यह प्रूफ करना होगा कि मेरे कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, यानी कि मैं जो भी घर परिवार चलाता हूँ, बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, और मेरे खुद जितने भी एक्सपेंसेस है, मेरे खर्चा है, वो मैं अपने पति के सैलरी या इनकम पर टोटली निर्भर है। तो इसके ऊपर जो है आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो साथियों, इसमें ये भी एक पॉइंट आता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड के तरफ से मुझे नेग्लेक्टेड किया गया, जिसके वजह से मुझे ये मेंटेनेंस क्लाइम करने पर मजबूर हूँ। क्यों, हम सब जानते हैं कि हमारे शादीशुदा जो है, यानी कि मैरिज जो है बहुत ही एक होली सेक्रेट रिलेशन है हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में। लेकिन कभी कभी ये एक होली रिलेशन, ये एक सीक्रेट रिलेशन कुछ पॉइंट्स के वजह से, कुछ कंट्रोवर्सी के वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतने तक हो जाते हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक छत के नीचे रहने का लायक तक नहीं रह जाते। यानी कि इतने समय से इतने बड़े हो जाता है कि पत्नी को मतलब अपना मेंटेनेंस क्लाइम करने का नौबत तक आ जाता है। तो इसी कंडीशन पर दोनों पक्षकार जो है इसी को पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं। तो के बाद जो है अपने मेंटेनेंस को क्लाइम करने के लिए ये एक प्रूफ शो करना होता है कि हाँ, हमें अभी जो है एक साथ रहने का लायक नहीं है, हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे ये अपने पालन पोषण का भत्ता जो है, यानी कि मेंटेनेंस जो है, हमें कोर्ट की तरफ से दिया जाए। तो साथ ही इसमें क्या क्या ग्राउंडें हो सकते हैं कि इसमें मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, मेंटेनेंस मिलने के लिए हमें क्या क्या ग्राउंड की ज़रूरत होती है। नंबर 1 जो है वैलिड मैरिज, जो दोनों का जो हस्बैंड एंड वाइफ का शादी जो है वो एक वैलिड मैरिज होना चाहिए, यानी कि समाज में ये एक रिकॉग्नाइज शादियाँ हो। और उसको प्रूफ करने के लिए फिर आप कोर्ट में आप जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। फिर आपके जॉइंट फ़ोटोज़, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जब मैरिज प्रोग्राम के जो जॉइंट फ़ोटो है उसे दिखा सकते हैं, या कहीं आपका जो इनविटेशन प्रिंट किए थे उनको दिखाना होता है। तो यानी कि आप दोनों का जो शादी है जो है वैलिड मैरिज है, जो सोशली, जो लीगली सोलोमनाइज किए वाले शादी है। तो फिर अगला आता है कि मतलब पत्नी को ये प्रूफ करना होगा कि मुझे अपने आप को मतलब मेंटेनेंस नहीं कर पाते क्योंकि मेरा कोई इनकम नहीं है, और मैं कहाँ से खर्चा ले करके मैं अपने आप का जो गुजरा कर सकूं, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाऊं, बच्चों का जो मेडिकल खर्चा, यानी कि डेली नीड्स जो भी चीज़ें हैं वो मेरे बस के बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अनएम्प्लॉयड है, मुझे कुछ इनकम नहीं है। तो जिसके वजह से मैं अपना आपका जो पालन पोषण जो है कर नहीं पाता, और बच्चों का पालन पोषण कर नहीं पाता। तो फिर अगला आता है कि हस्बैंड ने जो है मुझे नेगलेक्ट किया है। ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक साथ रहता है और खर्चे देते हैं, लेकिन अब इस केस पे आप जो है मेंटेनेंस क्लाइम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है
कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि आपको हस्बैंड ने टोटली नेगलेक्ट करके रखा है, यानी कि आपके साथ नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ आपके पास में नहीं है, वो कहीं रहता है और जो है डेली एक्सपेंसेस देते नहीं हैं। तो इस टाइप का जो है कोर्ट को हमें प्रूफ करना होता है। तो जो जैसा कि आप अलग रह रहे हैं, या यानी कि पत्नी अलग पे और पति अलग, और उसमें आपका जो रेंट हाउस हो सकता है या कहीं रेंटेड हाउस में आप रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो इस प्रकार का जो एक्सपेंसेस जो है उसको जो है दिखाना होता है। और दोनों अलग रहने का भी एक ग्राउंड हो सकता है कि क्रुएल्टी की वजह से, यानी कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। जैसा क्रुएल्टी होने की वजह से दोनों एक साथ नहीं रहता है, और जिसके वजह से जो है पत्नी को जो है मैट्रिमोनियल होम जैसा मायके को मतलब छोड़ना पड़ा। ये मैट्रिमोनियल होम छोड़ने का ये एक कारण जो है आपको साबित करना होगा कि मेरे साथ हस्बैंड के क्रुएल्टी के वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से, और हर शाम वो पी कर आते थे और हमें मारते पीटते थे और घर में शांति नहीं थे, जिसकी वजह से हम अलग रह रहे। इस प्रकार का अगर कोई पॉइंट्स नहीं होगा तो कोर्ट जो है जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें भी ये चीज़ को पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। सेक्शन 144 BNSS जो है ये हर धर्म के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। यह नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है। ये बात नहीं है कि ये सेक्शन जो है मुस्लिमों के लिए, ये नहीं है कि ये सेक्शन जो है क्रिश्चियनों के लिए, बल्कि ये सेक्शन जो है 144 BNSS, ये सेक्शन जो मेंटेनेंस का केस फाइल करने के लिए ये एप्लीकेबल सभी धर्मों के लोगों के लिए है। आपका जो मेन केस जो है चल रहा है, और मेन केस जो है आपका जो मेंटेनेंस केस कभी कभी चलता है 5-6 साल 10 साल कभी कभी लग जाता है फाइनल कंक्लूजन में आने के लिए, जजमेंट आने तक। तो इनके पीरियड में जो है आपको जो है इंटरिम मेंटेनेंस जो है कोर्ट जो है मुहैया कराता है। तो ये पावर आपको देता है सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और साथियों फिर आता है सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो है हिंदू महिलाओं को ये ऑथराइज करता है कि आप फाइनल एलिमिनीज क्लाइम करने के लिए, यानी कि आपके शादी का जो है आप डाइवर्स हो गया, शादी का 10 साल हो गया, 5 साल हो गया या 2 साल हो गया, जिसके बीच में फिर आप लोग पत्नी पति के बीच में कंट्रोवर्सी हुए और आप शांति नहीं है से रह रहे हैं, इसलिए आपने डाइवर्स पिटीशन फाइल किया या मेंटेनेंस क्लाइम किया। तो एज पर द सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू महिलाओं को, यानी कि महिलाओं को ये अधिकार देता है कि आप एलिमिनी जो है क्लाइम करने का राइट देता है। सेक्शन 18 जो है हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट जो है अलाउ करता है हिंदू वाइफ को, यानी कि पत्नी को, कि आप जो है सेपरेटली अलग से रह के जो है आप अपना मेंटेनेंस क्लाइम कर सकते हैं। ये जो है आपको प्रूफ करना होगा कि आपके हस्बैंड के द्वारा आपको मिस ट्रीटमेंट कर रहा है और आपके ऊपर जो है क्रुएल्टी हो रहा है, जिसके वजह से मुझे मजबूरन जो है सेपरेट रहना पड़ा और रहने पड़ रहा है, और मुझे अपना मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने का यही कारण है। इसको भी आप साबित करना होता है। तो साथियों फिर अपना आता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी अपना पर्सनल कानून होता है। तो उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर चाहे तो वो अपने पर्सनल लॉ के अंदर भी वो मेंटेनेंस क्लाइम कर सकते हैं। तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस राइट ऑन डाइवर्स एक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। और क्रिश्चियंस वुमेन के लिए फिर इंडियन डाइवर्स एक्ट, ब्रिटिश एक्ट के अनुसार भी वो अपना जो है मेंटेनेंस क्लाइम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। रजनेश वर्सेस नेहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसके चलते जो है दोनों पक्षकार को, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को अपना एसेट का डिक्लेरेशन करना होता है। उनको एफिडेविट में देना होगा कि सपोज मैं एक हस्बैंड हूँ
तो मेरा कितना इनकम है, मेरा कितना प्रॉपर्टीज है, क्या है, ये चीज़ जो है वो कोर्ट को जो है आप एफिडेविट में देना होगा। और हस्बैंड अकेला नहीं, वाइफ को भी ये एफिडेविट में डिटेल्स उनको भी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोर्ट का यही एक मकसद है कि कोई व्यक्ति इनकम के कोई व्यक्ति जो है पत्नी हो या पति एक दूसरा को हरासमेंट नहीं करना है। वाइफ सर्विस करते हैं तो उसमें उन केस में जो है वाइफ को जो है मेंटेनेंस जो है नहीं दी जाती, क्योंकि कोर्ट का यही कहना है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना इनकम कर सकते हैं, जिससे आप अपना खर्चा जो है खुद जनरेट कर सकते हैं। इन केस में जो है कोर्ट जनरली मेंटेनेंस जो है नहीं देते हैं। और आपको जो है कोर्ट में फिर अपने मैरिज का जो है डॉक्यूमेंट्स तो देना ही है ये, क्योंकि इसमें कोर्ट कैसे मान लो कि आप जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये चीज़ ऐसा इस प्रकार के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को कभी छूटेगा नहीं। तो मेंटेनेंस केस अगर फाइल करने होते हैं तो उसमें सर्टेन्स डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसा अभी बताया, जैसा जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट और नेहा का जो एफिडेविट का अनुसार जो है आपका सारा प्रॉपर्टीज, सारा इनकम जो है कोर्ट में आपको दाखिल करना होता है। और अगर मेंटेनेंस डिसाइड होता है तो कोर्ट का भी एक रेशियो होता है जो मेंटेनेंस फिक्स करने का, कि जनरली अगर देखा जाए तो जो 25% टू 33% ही जो हस्बैंड के नेट इनकम से जनरली जो है मेंटेनेंस के लिए जो है कोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों, यही था अपना मेंटेनेंस केस किस प्रकार से चलते हैं और किन किन लोगों को ये मेंटेनेंस दिए जाते हैं और किन कंडीशंस पर मेंटेनेंस जो है क्लाइम करते हैं, इसके बारे में चर्चा थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख मिला होगा। तो हम मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।